अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम 10 में खुश आमदीद। मैं हूं इमरान सुल्तान। आज की सबसे बड़ी खबर, पाकिस्तान ने T20 वर्ल्ड कप खेलने का ऐलान कर दिया, लेकिन उससे भी बड़ी खबर कि बांग्लादेश के साथ जो कुछ हुआ उसके एहतजाज में पाकिस्तान भारत के साथ मैच नहीं खेलेगा। दुनिया जानती है कि भारत ने बांग्लादेश और पाकिस्तान दुश्मनी में खेल को भी सियासत की नजर कर दिया है। क्रिकेट का यह मुकाबला इस वक्त बीसीसीआई और पीसीबी के दरमियान सबसे बड़ा टाकरा बन गया है। मोहसिन नकवी के इस मास्टर स्ट्रोक पर बात करेंगे। इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं सीनियर स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट नसीम राजपूत। नसीम राजपूत, बहुत बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। जी राजपूत साहब, सबसे पहले तो जानना चाहूंगा किस तरह से आप ले रहे हैं इस फैसले को। पाकिस्तान T20 टूर्नामेंट जरूर खेलेगा, लेकिन भारत के साथ नहीं खेलेगा जनाब। अरे ये बहुत बड़ा फैसला है इमरान भाई। मैं आपको बता रहा हूं कि शायद शायद बहुत सारे लोग इसको एक्सपेक्ट भी नहीं कर रहे थे कि पाकिस्तान इतना जुर्रतमंदाना फैसला करेगा। देखिए, बस हो गई थी। अगर सच्चाई से आप देखें तो बस हो गई थी, बहुत सारे हवालों से बस हो गई थी। आप इंटरनेशनल क्रिकेट में अगर उठा के देखें तो फिर इंडिया को एक खास माइलेज मिलता है, एक सपोर्ट मिलती है। अगर वो कोई टूर्नामेंट खेलने के लिए जाते हैं, वर्ल्ड T20 अमेरिका में, पाकिस्तान भी अमेरिका जाता है, वो एक न्यूयॉर्क में ठहरते हैं, वहीं उनके सारे मैच होते हैं। पाकिस्तान पहले डैलस खेलने के लिए जाता है, फिर वहां से न्यूयॉर्क आता है, फिर उनसे मुकाबला करता है। उनके लिए पाथवे आसान बनाया जाता है क्योंकि वो पैसा लेके आते हैं। वो पैसा कैसे लेके आते हैं, सबसे बड़ा क्वेश्चन है। आप पैसा लेके आते हैं, बिल्कुल लेकर आते हैं आप पैसा, लेकिन उस पैसे में पाकिस्तान का जितना बड़ा रोल है उस पैसे को लाने में, वो बहुत ही अहम है। और यही वजह है कि आपने जब लास्ट चैंपियंस ट्रॉफी में इंडिया तो भाई गुंडागर्दी, हम नहीं आ रहे, आप कौन होते हैं जी, हमने फैसला कर लिया। लेकिन पाकिस्तान ने फैसला किया इस बार कि आप नहीं आएंगे तो हम भी नहीं आएंगे। उनका अपना पूरा एशिया कप उठा के इमारात में लेके आना पड़ा। आप अगर उनकी परफॉर्मेंस उठा के देखेंगे तो फिर वो चाहे जैसी भी हो, लेकिन पाकिस्तान ने उनको बैकफुट पे किया पहली मर्तबा बहुत जबरदस्त अंदाज से। इससे पहले भी नजर ये कहा जा सकता है कि पाकिस्तान के लिए जो गड्ढा, जो गढ़ा खोदा था, आज खुद इंडिया उसके अंदर गिर चुका है। दूसरा ये कि जनाब पाकिस्तान के इस फैसले ने जो हेजमनी थी इंडिया की, उसको तोड़कर रख दिया है। देखिए, झंझोड़ के रख दिया है इस वक्त। इमरान भाई, बीसीसीआई क्या है या आईसीसी क्या है? ये जैसे आप समझ लें कि मैं उसको इस तरीके से डिफाइन करता हूं कि जिन्हों क्रिकेट का हशर किया है, मैं चेहरा का आप समझे कि नाक आप उठा के देखिए तो मोदी साहब और ये वो दोनों कान जो है ना, वो आईसीसी हैं और जो है वो बीसीसीआई है। तो ये पूरा एक चेहरा है, और ये एक चेहरा प्रॉपर तौर पे नरेंद्र मोदी साहब की दौरे हुकूमत में बना, जिसने नफरतें फैलाई वो। और क्योंकि बीसीसीआई पैसा लेकर आता था तो उनका अंदाज बिल्कुल मुख्तलिफ हो जाता था, वो डिक्टेट किया करते थे। तो उनकी डिक्टेटरशिप को एक बहुत बड़ा चैलेंज है। और हमने बांग्लादेश के साथ आप समझे कि जिस मोहब्बत का इजहार किया है, जो एहतजाज हमने किया था इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल के इजलास में, कि जब वोटिंग में पाकिस्तान और बांग्लादेश एक जगह पे तनहा खड़े थे, तो आज इस मौके पर भी पाकिस्तान बांग्लादेश के साथ खड़ा है। पाकिस्तान ने बांग्लादेश के साथ जो इज़हार यकजहती किया है कि वो अगर तुम वर्ल्ड कप में नहीं हो तो हमने भी वर्ल्ड कप को वो डैन डाला है कि जिंदगी भर याद रखेगी ये मैं तो इस तरह के मैं ये कह रहा हूं कि बीजेपी की सरकार जो है वो इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल चला रही है। नसीम, इस फैसले को बांग्लादेश में भी, वहां की आवाम में भी उतनी ही पजीराई मिल रही है वक्त पाकिस्तान में जिस तरीके से। नंबर 1। नंबर 2, बांग्लादेश के बगैर देखिए बहुत पजीराई, ये नहीं, ये एक तो बांग्लादेश के बगैर टूर्नामेंट नंबर 1, दूसरा पाकिस्तान इंडिया का मैच ना होना, जो कि आप कह रहे हैं कि जिसमें मल्टीपल टाइम जो है वो ज्यादा रेवेन्यू कलेक्ट होता है। क्या चार्म रह जाएगा फिर इस ऐसे T20 का, इसके आईसीसी की साख का क्या चार्म रह जाएगा? देखिए, आप अक्सर अपने सियासतदानों के मुंह से सुनते हैं ना, वो सितम करोगे सितम करेंगे, जुल्म करोगे तो जुल्म करेंगे। हम भी आपकी ही तरह है भाई, आपका जुल्म बहुत हो गया।
हमने हमेशा इंटरनेशनल क्रिकेट को सपोर्ट किया है। अगर पाकिस्तान और इंडिया का मैच जो लक्ष्मी कहलाता है, अगर वो लक्ष्मी कहलाता है, तो उसमें भाई कोई तो हिस्सा इनका भी है, पाकिस्तान का। जब आप इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल का जो मॉडल है, जो रेवेन्यू तकसीम किया जाता है, उसमें 38% इमरान, आप अंदाजा कीजिए कि 38% इंडिया ले जाता है। उसके बाद अगर आप बात करते हैं तो इंग्लैंड की बारी आ जाती है, फिर ऑस्ट्रेलिया की बारी आ जाती है, पाकिस्तान चौथे नंबर पर दिखाई दे रहा है। और इनका रेवेन्यू कहाँ 38%, कहाँ आपका 6.9, 6.7, 6.3 समथिंग अराउंड। और वो 38 अगर लाते हैं तो ले जाते हैं। और भाई जिनकी वजह से कमा रहे हो वो कहां पे खड़े हुए। तो पहली मर्तबा जो पाकिस्तान ने डैन डाला है कि जो मार्केट पाकिस्तान और इंडिया की वजह से इतनी तगड़ी दिखाई देती है, और भले स्पॉन्सर आता है इंडिया से, इमरान भाई अभी रीसेंट पास्ट की खबर है, महीना भी नहीं हुआ, आईसीसी का अपना ब्रॉडकास्टर भाग गया था। 4 साल का मुआहिदा था, 2023 से 2027 तक, 2 साल के बाद उसने ऐसे हाथ जोड़ लिए थे। इसकी वजह यह है कि जब पाकिस्तान क्रिकेट टीम इंडिया जाती थी तो वहां पर कई और कंपनीज के साथ उनकी इंडोर्समेंट हुआ करती थी, कई और चीजें हुआ करती थी। वो सारी चीजें खत्म हो गई थी क्योंकि वो जो ब्रॉडकास्टर था उसके कंसोर्शियम में और कई सारी कंपनीज थी, तो कहीं ना कहीं उनको और फायदा हुआ करता था, तो उसने हाथ जोड़ लिए थे। तो नहीं तो अब मुझे ये बताइए, इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल के कम किए, बताइए कि बनिया जो है बनिया इतना बड़ा डेंट सह पाएगा, ब्रॉडकास्टर्स इतना बड़ा डेंट सह पाएंगे? वो तो खुद क्या वहां पे होगा? अब इंडियन जरा उठा के तो देखें उनके प्रोग्राम्स वगैरह, वहां पे तो एक हाहाकार मची हुई है। तो आपको याद होगा जो उन्होंने लाहौर के अंदर मीडिया से गुफ्तगू की थी, उसमें उन्होंने कई चीजों का हवाला दिया था और बहुत ही लहजा उनका सख्त भी था कि बांग्लादेश के साथ ज्यादती हुई है, एक मुल्क की डिक्टेशन नहीं चलेगी। और हमने कभी जो है ना वो 10 मई पे भी नहीं सोचा था कि आगे क्या होगा। ठीक है, फैसला किया है, बैक करेंगे जी, क्या होगा। हम भी ना पीछे भागने वाले ना हटने वाले। मेरे ख्याल है कि वो जो बैकडोर बातचीत का आगाज नहीं हो पा रहा था, शायद अब उस बातचीत का आगाज हो जाएगा। कहीं ना कहीं पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड से राब्ते की कोशिश होगी, क्योंकि इंडिया से मैच ना खेलने का मकसद बहुत कुछ है। ये जरूरी थोड़ी है अगले वर्ल्ड कप में इंडिया पाकिस्तान यानी इसी वर्ल्ड कप में अगर ये मैच नहीं होता तो आगे इंडिया पाकिस्तान का मैच होगा, इसकी तो कोई गारंटी नहीं है। गारंटी तो सिर्फ इसी मैच की थी जो 15 फरवरी को कोलंबो में खेला जाना है। तो उसके बाद तो आप समझ जाएं कि मैंने कहा ना कि यानी कमर्शियल इंटरेस्ट जो है और इंटरनेशनल क्रिकेट कम्युनिटी कमर्शियल भी खुश होगी। कमर्शियल, मैं आपको बताऊं, बहुत सारे लोग बोल नहीं पाते, उनका मुंह बंद किया हुआ है। ठीक है, मैं ये कह रहा था कि कमर्शियल इंटरेस्ट जो है, जाहिर है कि बड़ा दबाव इस वक्त मोदी सरकार के ऊपर आएगा, बीसीसीआई के ऊपर आएगा, आईसीसी के ऊपर आएगा। अब ये जो हमें डराने की कोशिश की जा रही है कि पाकिस्तान नहीं खेला तो इतना जुर्माना, पाकिस्तान नहीं आया तो ये जुर्माना, फिर आपके पीएसएल के ऊपर भी कह रहे हैं कि जो फॉरेन प्लेयर्स पाकिस्तान में आते हैं उसके ऊपर भी पाबंदी लगा दी जाएगी। ये डरा रहे हैं इस वक्त, ये क्या है, इनकी गीदड़ भपकियां हैं? कुछ ना कुछ तो प्रॉब्लम आएंगी, लेकिन हमने उसूलों पर फैसला किया है। उसूलों पर जब फैसले होते हैं तो फिर उसमें दुश्वारियां तो होती हैं। दुश्वारियां मेरे ख्याल में इतनी नहीं आएंगी, और बेहतर अंदाज से अगर बैकडोर डिप्लोमेसी के तहत अभी 5 दिन बाकी हैं, 7 दिन बाकी हैं, अगर पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के साथ मिलके बेहतर अंदाज से मुशावरत करके इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल और बीसीसीआई अगर कोई फैसला करते हैं, और माइट भी पॉसिबल, मुझे नहीं पता कि फिर पाकिस्तान, हमने निकाला कि पाकिस्तान की हुकूमत का फैसला है। इंडिया में हर आदमी खड़ा होता है कि भाई हमारे हुकूमत का फैसला है, तो ये हमारी हुकूमत का फैसला है, इसको बैक करते और पूरी तरीके से बैक करते जी। अच्छा, ये जो दूसरे बोर्ड्स हैं उनके लिए क्या मैसेज गया? क्योंकि जाहिर है कि ये इक्वेशन हर हाल में इंडिया ने अपने पास रखी हुई थी, अपने फेवर में रखी हुई थी, तो आगे चल के आप कोई स्ट्रेटेजिक चेंज देख रहे हैं इसमें, इस एक एपिसोड से, इस मामले से, इसके दूररस नताइज की जब हम बात करते हैं? देखिए, इंडिया का जो एटीट्यूड हो गया है इमरान, वो ऐसा हो गया है कि वो मुख्तलिफ अंदाज से सोच रहे होते हैं। वो बाकी सबको ना, मैं कहना बादशाह और बाकी सब उनकी रियाया।
बहुत सारी रियायतें इसलिए चुप है कि जब बिग थ्री बना था तो जो इंसेंटिव्स मिलना शुरू हो गए थे ऑस्ट्रेलिया इंग्लैंड को, वो कहीं ना कहीं आज भी बरकरार है। उनकी आमदनी बहुत ज्यादा होती है, तो ये दो बड़े क्रिकेट बोर्ड चुप रहते हैं। लेकिन एक चीज जरूर तमाम क्रिकेट बोर्ड को पता चल जाएगी कि पाकिस्तान भी एक ऐसा मुल्क है। देखिए, आने वाला वक्त बताएगा कि पाकिस्तान का ना खेलना कितना बड़ा डेंट डालता है इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल के रेवेन्यू पर, और बहुत बड़ा फर्क पड़ेगा। बहुत सारे मुमालिक नाराज होंगे, बहुत सारे लोग बात करेंगे, लेकिन इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल की हिस्ट्री भरी पड़ी है। लास्ट में मैं जानना चाहूंगा, क्योंकि वो ये भी वहां पे हम पे बड़ा इल्जाम लग रहा है कि हमारी परफॉर्मेंस ऐसी नहीं थी, कि हम भाग रहे हैं, हमारी टीम डर रही है। ऑस्ट्रेलिया का जो हाल किया इस वक्त सीरीज में, इसके बाद तो हमने भी उसका जवाब दे दिया ना कि आओ तो सही जरा। देखिए, हम इंडिया के मैच से इंडिया का मैच नहीं खेल रहे हैं, बाकी टूर्नामेंट तो खेल रहे हैं ना। तो हमारी परफॉर्मेंस आप देख लीजिएगा, और जो अभी ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ हमने मैचेस जीते, एक 100 रन से मार रहे हैं, एक 99 रन से मार रहे हैं, तो मारे चले जा रहे हैं, मारे चले जा रहे हैं। हमारी भी क्रिकेट उतनी ही स्ट्रांग है, टीम बहुत ही बैलेंस्ड है, तैयार है। मुकाबला होता, अगर इनका मैच होता तो बड़ा जबरदस्त मुकाबला होता इंडिया पाकिस्तान का। लेकिन अभी रिसेंट पास्ट में देखे ना इमरान भाई, अगर वो हमारे से, हमने दोनों मर्तबा, आप एशिया कप में देखें, दोनों मैचेस में हमने यहां से पकड़ लिया था उन्हें, जो हमें स्टार्ट मिले थे 115 फॉर 1 और 93 फॉर 1, तो हमने पकड़ा था। फिर अभी इमर्जिंग एशिया कप के फाइनल में उनको तल के मारा है। उसके बाद फिर इमर्जिंग अंडर 19 एशिया कप के फाइनल में, अंडर 19 एशिया कप के फाइनल में उन्हें 191 रन से मारा है उसी टीम को। आज भी उनका अंडर 19 का मैच, जिस वक्त मैं आपसे बात, तो मेरा कहने का मकसद है कि पाकिस्तान जबरदस्त किस्म का क्रिकेटिंग नेशन है, जबरदस्त किस्म की क्रिकेटिंग नेशन का जबरदस्त किस्म का फैसला। अब देखिए इस फैसले के क्या दूररस नताइज निकलते हैं, और फिर उससे पहले कि क्या सिफारती हवाले से, डिप्लोमेसी के हवाले से कुछ भारत जो है वो आगे आता है, पाकिस्तान से बात करने की कोशिश करता है तो सही है, नहीं करता है तो हमारा तो टका सा जवाब है जो हम दे चुके हैं। बहुत बहुत शुक्रिया। नसीम राजपूत साहब हमारे साथ मौजूद थे। नाज़रीन, एक छोटा सा ब्रेक के बाद कुछ और मौजू आपके सामने शेयर करेंगे। वेलकम बैक। क्या आपने कभी सोचा है कि आखिर ईरान और अमेरिका के दरमियान 45 साल कशीदगी की तान हमेशा जंग पर ही क्यों टूटती है? क्या यह महज दो नजरियात की जंग है, या फिर इसके पीछे वो 150 अरब बैरल से जायद तेल के ज़खायर हैं जिन पर अमेरिका अपनी कंपनियों का झंडा लहराना चाहता है? आज हम इन 3 बुनियादी मोहरों पर बात करेंगे जो इस आलमी शतरंज का हिस्सा हैं। पहला मोहरा, पेट्रो डॉलर की वो बिका जिसके बगैर अमरीकी मईशत रेत की दीवार साबित हो सकती है। दूसरा मोहरा, चीन का वो मुआशी घेराव जिसकी शहरग ईरान से आने वाली तेल की पाइपलाइन से जुड़ी है। और तीसरा मोहरा, रूस का वो मुतबादिल जिससे अमरीका बराह रास्त लड़ने से कतराता है लेकिन उसे तन्हा करना चाहता है। इन तमाम उमूर पर मैं बात करूंगा। डॉक्टर शाजिया अनवर माहिर बैनुल अक़वामी उमूर हैं, इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। डॉक्टर शाजिया, बहुत बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। सबसे पहले तो बड़ा बुनियादी सवाल, अब जिस तरह से सिचुएशन तब्दील हो रही है, अगेन आपसे ये जानना चाहेंगे कि इस पूरी जो एक्सरसाइज होगी अमेरिका जो करने जा रहा है या जिसका खतरा है, उसका बुनियादी हदफ क्या है, बुनियादी मकसद क्या है? क्या वो ईरान में एक रिजीम चेंज करना चाहता है, वहाँ हुकूमत की तब्दीली चाहता है, या फिर उनके जो न्यूक्लियर प्रोग्राम है, जौहरी प्रोग्राम, जो मिसाइल्स हैं उनके, उसको महदूद करना चाहता है? और तीसरा जो मैं बात कर रहा था कि जो ऑयल रिजर्व्स हैं, जो उसकी जो मईशत है, उसको अपने कंट्रोल में लेना चाहता है अमेरिका। क्या चाहता है एग्जैक्टली? अमेरिका ईरान को डिसफंक्शनल करना चाहता है। उसके लिए उसे रिजीम चेंज करनी पड़े या वहाँ पे बाल्कनाइजेशन करनी पड़े या उसके अंदर कोई और केओस क्रिएट करना पड़े, वो उसको डिसफंक्शनल करना चाहता है। सीरिया की तरह ये 5वां मुल्क है जो कि इनके टारगेट पे है, और इस टारगेट को अचीव करने में वो ऑलरेडी लेट हैं। तो ये बुनियादी उनका मकसद है। इसको हासिल करने में उनको बहुत टाइम लग रहा है, और वो कर पाते हैं या नहीं कर पाते ये तो वक्त बताएगा, लेकिन वो इसको डिसफंक्शनल करना चाहता है। और फिर सवाल ये पैदा हो सकता है कि डिसफंक्शनल करके वो क्या करना चाहता है। तो आपने जो अपने प्रीएम्बल में बताया, वो तीनों ही अवामिल जो हैं उसमें कार फरमा है, और जब ये डिसफंक्शनल हो जाएगा तो ऑफ कोर्स फिर वो तीनों मसले जो हैं वो हल हो जाएंगे।
लेकिन इस वक्त की जो हुकूमत है वो इन तीनों चीजों में कॉपरेट नहीं कर रही और पिछले 40 साल से नहीं कर रही। ठीक। अच्छा, दूसरी तरफ खुद डोनाल्ड ट्रंप के लिए अमेरिका में बड़े मसाइल हैं, वहाँ उनकी जो डिसअप्रूवल रेटिंग एक बड़ा सामने एक चैलेंज आ रहा है। फिर दूसरा, अमेरिका में ये टैरिफ वॉर के नतीजे में वहाँ जो महंगाई हो रही है, तो क्या एक ऐसा सेंस नहीं बन रहा कि जो दाखिली मसाइल हैं उनसे तवज्जो हटाने के लिए जो मोदी की गेम होती है वही इस वक्त अमेरिका भी कर रहा है, वही जो है वो ट्रंप भी कर रहे हैं? बिल्कुल, आप सही तरफ इशारा कर रहे हैं, मगर इसको अगर थोड़ा ब्रॉड करके देखें तो बात वही है जो एक वेस्टर्न एलीट जो है वो हाईजैक हुई हुई है ब्लैकमेलिंग के अंडर, और जो टीन्स की फाइल हैं इनको अब हम नज़रअंदाज नहीं कर सकते। जो नई चीज़ें सामने आई हैं वहाँ पे सिर्फ हम नेशनल मीडिया पे शायद वो वोकेबलरी इस्तेमाल ना कर सके, तो जो पहले उसके अंदर इल्ज़ामात थे अब उनसे चीज़ें जो हैं वो बहुत आगे की हैं। बहुत छोटे बच्चों के साथ अब्यूज़ इन्वॉल्व है और बहुत छोटे बच्चों का अब्यूसिव तरीके से सैक्रिफाइस और फिर कैनिबलाइजेशन के जो हैं वो रिसेंट कल और परसों की जो फाइल्स लीक हुई हैं जिसमें बहुत से लोगों के नाम भी आए हैं। तो आप अंदाज़ा कर सकते हैं कि ये इस तरह के खोखले और इस तरह की डेकेडेंस जो मोरालिटी की है उस पे पर्दा डालने के लिए आपको दुनिया में कुछ ना कुछ तो करना है। अब मसला ये है कि ये पर्दा किसने डलवाना है और ये कौन चाह रहा है। ये एप्स्टीन की फाइल्स का पूरा केस है कहाँ से? तो इसके पीछे इसराइल है। इसराइल ने ये सारे लोग कंप्रोमाइज किए हुए हैं और अब ये इसराइल के इशारों पे कुछ ना कुछ जो है वो करेंगे। जैसे वेनेजुएला में ट्रंप ने अपना एक मिलिट्री बिल्टअप किया और फिर खुद ही उसके विक्टिम बन गए और वहां पे मदुरो को वो अगवा करके ले आए, लेकिन उसके बाद भी जो हदफ था वो तो अचीव नहीं हो सका। वहां पे डेल्सी रोड्रिगस को वहां पे इंस्टॉल तो किया गया, लेकिन वो अभी भी जो है वो नहीं है इनके नहीं, तो आप ये कह रही हैं कि ये जो एस्टीन फाइल्स हैं ये बाकायदा अब ब्लैक जाएगा, इजराइल जो है वो अमेरिका को ब्लैकमेल कर रहा है, सदर ट्रंप को रादर मैं कहूंगा कि वो ब्लैकमेल कर रहा है। ब्लैकमेल तो बहुत अरसे से कर रहा है। हमारे इल्म में ये बातें अब आई हैं। जब हम इनके इर्रेशनल डिसीजन देखते हैं, जब हम इनके अजीब किस्म की जेनोसाइड की तरफ इम्प्यूनिटी देखते हैं, जब इनकी मोरालिटी को हम सब्जेक्टिव देखते हैं और पूरी दुनिया एक जहन्नम बनी हुई है, तो सवाल का जवाब नहीं मिलता था। अब पता चलता है कि ये इसको बाय डिजाइन जो है ग्लोबल साउथ को जहन्नम बनाया गया है। और जो मिलिट्री बिल्टअप इन्होंने ईरान के इर्द गिर्द कर लिया है और सिर्फ अपनी मसल फ्लेक्सिंग के लिए कि ईरान टेबल पे आ जाएगा, ईरान इस दफा टेबल पे आने के मूड में नहीं है। और इनके पास अब कोई रास्ता नहीं बचेगा। ये फेस कीपिंग के लिए उसके ऊपर सिंबॉलिक अटैक करने चाह रहे हैं और ईरान ने कहा है कि सिंबॉलिक अटैक वाला फिल्मी ड्रामा भी इस दफा मैं नहीं करने दूंगा, मैं ऑल आउट आपके ऊपर अटैक करूंगा। दो पॉइंट है। एक तो ये ईरान की जो रिटेलिएशन होगी, उनके पास बासित मिसाइल हैं, इसके अलावा जो सुपरसोनिक मिसाइल हैं, और दुनिया जानती है कि जो फजाइया के ऊपर खर्चा नहीं किया, उसको बिल्डअप नहीं किया, लेकिन उनका जो मिसाइल सिस्टम है ये बड़ी ज़बरदस्त किस्म की क़ुव्वत है। तो आप समझती हैं कि अमरीकी अड्डे, जो अमरीकी मफादात हैं, उनके जो अहदाफ ईरान के लिए होंगे, फिर बिलखुसूस इसराइल के लिए एक बड़ी प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता है ईरान इस वक्त रिटेलिएशन में? 100% कर सकता है, लेकिन ईरान को वहां तक ना जाने के लिए रीजनल कंट्रीज फिर किसी और कंप्रोमाइज पे मजबूर कर सकते हैं। खास तौर पे यूरोप में कल जो है वो काया कालिस ने कहा है कि हम जो हैं जो ईरानियन रेवोल्यूशनरी गार्ड है उसको टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन जो है वो डिक्लेयर करने लगे हैं और साथ में उसके ऊपर 200% जो है और सेकेंडरी सैंक्शंस लगाने लगे हैं। और साथ में एक और जो चीज़ है वो ये कि अमेरिका जो है खासतौर पे वेस्ट जो है मिलकर ईरान के ऊपर स्ट्रेटेजिक जो है वो टारगेट अटैक्स करने लगे हैं, जिसके बारे में मार्को रूबियो से जब पूछा गया कि आप क्या समझते हैं कि आयतुल्लाह खamenei को खुदा न खास्ता सीन से हटाने से वहां का मसला हल हो जाएगा, तो उन्होंने कहा कि नहीं, हमारे पास इसका कोई जवाब नहीं है, ये सिस्टम बहुत डिफरेंट है, हमें ग्राउंड करनी पड़ेगी। और रॉयटर पे भी रिसेंटली मैंने एक आर्टिकल पढ़ा है जिसमें इसराइल ये कह रहा है कि यहाँ पे रिजीम डिकैपिटेशन से काम नहीं चलेगा, लोग बहुत ग्राउंडेड हैं और उनको आप ग्राउंड इन्वेजन करनी पड़ेगी। अब यानी बूट्स ऑन ग्राउंड जो है वो सिचुएशन सामने आ सकती है। बट उससे पहले जब आपने रीजनल कंट्रीज की बात की, सऊदी अरब की मैं बात करूंगा, यूएई की मैं बात करूंगा, हमेशा से ईरान के खिलाफ एक सख्त मौक़िफ़ जो है वो अपनाया गया, लेकिन इस वक्त ज़ाहिर है कि ये दू बदू जंग के हवाले से वो भी इसको प्रीफर नहीं करेंगे। तो क्या
इस वक्त जो रीजनल कंट्रीज हैं खुद उनको भी एक अपनी बका का एक मसला है कि रिटेलिएशन में बात कहीं से कहीं शुरू तो कर देगा अमेरिका जंग, लेकिन ख़त्म नहीं होने का नाम नहीं लेगी फिर ये जंग। आपका बहुत अच्छा पॉइंट है। हर किसी को पता ही ये है कि ये जो न्योकॉन्स और न्यो लिबरल हैं, ये एक चीज़ को शुरू कर देते हैं और उसके बाद फिर इनसे ये ख़त्म नहीं होती और ये उसको फिर ख़त्म करना चाहते भी नहीं और ये वो एक लंबी वॉर ऑफ अट्रिशन बन जाती है। ट्रंप को इन्होंने बॉक्स इन किया हुआ है कि ये बस वो शॉक एंड ऑ है, हम जाएँगे और बस ये करेंगे और दुनिया हैरान हो जाएगी और आपको मान जाएगी, ऐसा नहीं होगा। अगर ये इस तरह का कोई काम करते भी हैं, तो ये लंबी जंग में फँसेंगे और जिसके अंदर गल्फ़ जो है वो बहुत मुतासिर होगा और सऊदी अरेबिया के जो रिप्रेजेंटेटिव हैं वो इस वक्त अमेरिका में मौजूद हैं और इसी पे बात कर रहे हैं और ईरानी जो फॉरेन मिनिस्टर हैं वो इस वक्त तुर्की में हैं, वहाँ पे वो बात कर रहे हैं और तुर्की और ईरान और सऊदी अरेबिया एक ट्राइलैटरल स्ट्रेटेजिक पैक्ट भी साइन करने लगे हैं। तो चीज़ें इतनी तेज़ी से हो रही हैं कि एक तरफ स्ट्रेटेजिक अटैक है, दूसरी तरफ पैक्ट हो रहे हैं, तीसरी तरफ चाइना जो है वो रशिया के साथ और ईरान के साथ स्टेट ऑफ हुर्मुज पे एक्सरसाइजेस कर रहा है और कायदा कह रहा है। जी जी जी, बिल्कुल बिल्कुल, मैं उसी तरफ आ रहा था। ये एक्सरसाइजेस जो हैं क्या मैसेज दे रही हैं इस वक्त? ये मैसेज दे रही हैं कि आप अगर लंबी जंग के लिए, एक तवील थका देने वाली और ज्यादा बॉडी बैग्स वाली जंग के लिए तैयार हैं तो इस तरफ आएं और अगर नहीं तैयार तो ये हरकत मत करें। आपने अपना जो मिलिट्री आर्सनल है वो आपने इधर इकट्ठा करके अब लोगों को अगर आपके पास वापस जाने के लिए फेस कीपिंग चाहिए तो वो यार सॉरी हम इस दफा वो भी नहीं दे सकते। हमने लास्ट टाइम तो ऐसा करवा दिया था कि हमने ईरान से कहा कि आप अपने जो है वो जगह खाली करें, उधर से उन्होंने कहा आप अपने अड्डा खाली करें, तो हमने दोनों साइडों से स्ट्राइक करवा के दोनों को फेस कीपिंग दे दी। ईरान इस दफा ये तमाशा करने के लिए तैयार नहीं है और उसकी रिजीम की डिकैपिटेशन इतनी आसान नहीं है और एक बंदे के मरने से या 10 बंदों के मरने से ईरान के अंदर सिस्टमैटिकली कोई फर्क नहीं पड़ना है, बल्कि वो और स्ट्रांग होगा। तो अब एक तरफ तो प्रेशर बिल्डिंग है और दूसरी तरफ ये है कि ईरान को एज अ टोटलिटी में एक दहशतगर्द स्टेट या उसकी फौज को एक दहशतगर्द मिलिट्री जो है वो यूरोपियंस लेकिन डॉक्टर शाजिया, ये एक इंटरनेशनल कहीं ना कहीं कोई जस्टिफिकेशन देनी होगी ना, कोई नैरेटिव देना होगा इंटरनेशनल लेवल के ऊपर। ये जिससे पहले कहा जा रहा था कि जनाब वहाँ पर जो एक अवामी गम गुस्से की एक लहर है या उसको अगर मिस हैंडल किया, वहाँ पर अगर वायलेंस हुआ तो फिर हम मदाखलत करेंगे, वो चीज़ें तो दम तोड़ गई हैं वहाँ पर। ऐसा कुछ है ही नहीं इस वक्त ईरान में। पहले था कि न्यूक्लियर हथियार ये बना रहे हैं, जिसको ट्रंप ने वो जब फेक अटैक किए तो कहा कि वो हमने तबाह बर्बाद कर दिए, ओब्लिटरेट कर दिए, अपने अल्फाज थे, आपने भी सुने होंगे। फिर कहा जी वहां पे निहत्ते लोग मर रहे हैं, पता चला जी वो सारे के सारे रॉयटर्स जो है इंतशार पसंद वो इन्होंने खुद सप्लाई किए हुए हैं, खुद मानना शुरू हो गए। अब ये कोई किसी किस्म का प्रिटेंस नहीं बना रहे, अब ये अपने स्टेट लेवल पर भी कह रहे हैं कि वहां पे हमें रिजीम को चेंज करना है। ये अब कोई किस्म का अभाव नहीं और इसकी कोई लीगल, इसकी कोई मॉरल, इसकी कोई रिलीजियस जस्टिफिकेशन है ही नहीं। बस सिर्फ ये है कि इसको डिसफंक्शनल करना है और फिर हमने और जाहिर है कि इसको डिसफंक्शनल करने के पीछे जो इजरायली एजेंडा है और जिस तरीके से ब्लैकमेल इस वक्त हो रही है अमरीकी हुकूमत, या रदर कहेंगे कि सदर ट्रंप, वो इस ईस्टर्न फाइल्स के जरिए पूरी दुनिया को पता है। बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर शाजिया अनवर चीमा, आपके कीमती वक्त का। थैंक यू वेरी मच। छोटा सा ब्रेक के बाद कुछ और खबरें आपके साथ शेयर करेंगे। छोटे से ब्रेक के बाद दोबारा मिलते हैं। वेलकम बैक। नाज़रीन, पाकिस्तान में हेल्थ केयर सेक्टर अजीबो गरीब मसाइल में घिरा है। एक तरफ अदविया साज कंपनियां पॉलिसियों में तसलसल, रजिस्ट्रेशन और बढ़ती हुई पैदावारी लागत का रोना रो रही हैं, तो दूसरी तरफ हुकूमत और ड्रग रेगुलेशन अथॉरिटी बैनुल-अक़वामी मयार को अपनाने और अद्वियात की क्वालिटी को यकीनी बनाने के लिए नए कवानीन मुतारिफ करवा रही है। सवाल ये पैदा होता है कि क्या हम मुकामी सनत को तहफ़्फ़ुज़ दिए बगैर आलमी मयार को छू सकेंगे, और क्या इन इस्लाहात से आम आदमी को सस्ती और मयारी अद्वियात की फराहमी मुमकिन हो सकेगी? इन तमाम चीज़ों के हवाले से मैं बात करना चाहूँगा साबिक़ चेयरमैन पाकिस्तान फार्मा मैन्युफैक्चरर्स एसोसिएशन तौक़ीरुल हक़ साहब इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। तौक़ीर साहब, बहुत बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। सबसे पहले तो ये जानना चाहेंगे, पिछले दिनों आप लोगों की मुलाकात फेडरल हेल्थ मिनिस्टर मुस्तफ़ा कमाल साहब से हुई। आपने मीडिया पे आके हमारे प्रोग्राम्स में कहा कि अब सब कुछ बेहतरीन हो जाएगा, बड़ी ऑप्टिमिस्टिक अप्रोच थी, लेकिन आज सुन रहे हैं कि हालात वहीं पर खड़े हैं। क्या है?
जी अस्सलाम वालेकुम जी, बहुत शुक्रिया आपने मदऊ किया इस प्रोग्राम में। मैंने बिल्कुल जो कहा था, आपसे बात हुई थी, और वो यकीनन उसी को आगे लेके चलते हैं कि सबसे जो अच्छी चीज़ ये हुई है कि हमें जो एक सबसे बड़ा मसला था कि जो प्रोडक्ट की रजिस्ट्रेशन है हम्म। वो बहुत लेट की थी और उसमें 2-2 साल लग जाया करते थे। लेकिन ये जब से ड्रैप में ये रिफॉर्म आई है और मुस्तफ़ा कमाल साहब और इसके साथ साथ जो सीईओ ड्रैप हैं डॉक्टर उबैद, इनकी तवसुत से जो अब सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ ये हुई है कि ये तमाम रजिस्ट्रेशन अब डिजिटलाइज हो गई हैं। हम्म। और ये अब वो जो जो मैनुअल वर्क था, फाइल्स थी, ह्यूमन इंटरेक्शन थी और उसमें जो मसले मसाइल थे वो सब ख़त्म हो गए हैं। और स्पेशली एक्सपोर्ट के लिए तो एक एक हफ्ते में रजिस्ट्रेशन मिल रही हैं। तो ये एक बहुत बड़ा चेंज, पॉजिटिव चेंज आया है, जिसकी वजह से ना सिर्फ एक्सेस ऑफ मेडिसिन बढ़ेगा, हाँ। हमारी आवाम को नई ट्रीटमेंट ऑप्शन वक्त पे मिलेंगे, ये तो होगा ही। लेकिन इसके साथ साथ जो पहले हम लेट हो जाया करते थे इस लेट रजिस्ट्रेशन की वजह से एक्सपोर्ट में, और दूसरी कंट्रीज जो हमारी नेबरिंग कंट्रीज है वो पहले आ जाते थे वहाँ मॉलिक्यूल लेके, तो चलें, हमारे लिए ये बड़ा ये इशू। ये तो एक बड़ी अच्छी बात हो गई, लेकिन दूसरी तरफ ट्रैक एंड ट्रेस सिस्टम जो है उसमें कुछ बेचैनी शायद पाई जा रही है, या उसके साथ बार कोडिंग के हवाले से कहा कि ये सारी चीज़ें होंगी तो इसकी एक ओवरऑल कॉस्ट जो है वो उस प्रोडक्ट के ऊपर लगेगी और फिर आवाम को वो कॉस्ट बेयर करनी होगी। ये मतलब दुनिया भर में चीज़ें जो हैं वो स्ट्रीमलाइन में सेटल होती हैं, बेहतर होती हैं। इनमें प्रॉब्लम क्या है तौकीर साहब? नहीं, देखें, इसमें प्रॉब्लम कोई नहीं है। ये जो हमारे हेल्थ मिनिस्टर हैं उनका एक ये ऑब्जेक्टिव था जब से उन्होंने ये चार्ज संभाला है कि जो काउंटरफीट अद्वियात हैं हाँ। और जो जाली अद्वियात हैं उनका खात्मा हो, और उसके लिए ये बार 2D बार कोड तो हम ऑलरेडी 70% कंपनीज कर रही थी, लेकिन इसमें मज़ीद इसको बेहतर करने के लिए सीरियलाइजेशन बहुत ज़रूरी थी। और यकीनन शुरू में इंडस्ट्री को इशू आया कि इसमें कॉस्ट इन्वॉल्व है और इसमें इन्वेस्टमेंट होगी और टाइमलाइन इसमें चाहिए। तो अच्छी चीज़ ये हुई है कि ड्रैप के साथ हमारी कंसल्टेटिव इन्वायरमेंट हुआ और हमने अपनी एक टेक्निकल कमेटी बनाई, और ड्रैप की टेक्निकल कमेटी अंडर द सुपरविजन ऑफ सीईओ ड्रैप बनी। और हम वी हैड अ सीरीज ऑफ मीटिंग, और उसमें मुस्तफा कमाल साहब के पास भी हम गए। तो लेटेस्ट ये है कि वो तमाम जो उसकी इम्प्लीकेशन थी या टाइमलाइंस थी वो इंडस्ट्री ने ड्रैप के साथ कंसल्टेशन के बाद उसको तय कर लिया, और इंशाल्लाह अब ये है कि ये फेज़ वाइज इम्प्लीमेंटेशन होना शुरू हो गई है। 2D बार तो ऑलरेडी हो चुका है, और अगले 3 से 6 महीने में इंशाल्लाह ये सीरियलाइजेशन भी हो जाएगी। तो ये बहुत अच्छा स्टेप है। अल्टीमेटली इसका बेनिफिट जो है वो इंडस्ट्री को है और आवाम को है, क्योंकि फिर वो जो माफिया है जो जालियात व्यात बनाता था उसको कला कमा हम कर सकेंगे इसकी वजह प्राइसेस से। कितनी कम हुई सर? प्राइसेस कितनी कम हुई आपकी जो प्राइस डीरेगुलेशन के बाद? ठीक है, एक अच्छी चीज़ है कि जो काउंटरफीट अद्वियात हैं वो मार्केट से हटी, लेकिन एक तो प्राइसेस कम होना, और फिर चले पहले इसका आ जाए, फिर हम ज़रा थोड़े से और एक और अहम पॉइंट था जो एमएनसीज जो गई हैं उनके हवाले से कहा जाता है कि जनाब वो R&D के ऊपर बहुत ज़्यादा काम होता है, बहुत इन्वेस्टमेंट होती है रिसर्च एंड डेवलपमेंट के ऊपर, जबकि हमारी जो डोमेस्टिक कंपनीज हैं वो उसके ऊपर उतना खर्चा नहीं करती। तो ये गैप है बहुत बड़ा। इन दोनों पॉइंट्स में मैं चाहूँगा आप बात करें। जी, आपने जो प्राइसेस की बात की है, देख, डीरेगुलेशन जो फरवरी 2024 में हुई थी उसके बाद ये बड़ा इशू रहा कि पता नहीं कीमतें आसमान पे चली जाएंगी, जबकि ऐसा नहीं हुआ। डीरेगुलेशन का सबसे बड़ा फ़ायदा ये हुआ कि वो अद्वियात जो डीरेगुलेशन जो है वो नॉन एसेंशियल मेडिसिन हुई, तो वो बिल्कुल। अद्वियात जो हार्डशिप केसेस में अप्रूव नहीं हो रही थी या जो हम बना नहीं पा रहे थे, डीरेगुलेशन के बाद उनकी अवेलेबिलिटी हुई। आपने देखा होगा हेपरिन शॉर्ट है, पैनाडोल तक शॉर्ट हो गई थी, जान बचाने वाले अद्वियात, एंटी कैंसर प्रोडक्ट्स, मैं नाम लूंगा तो बहुत टाइम लग जाएगा, ये सब मार्केट से आउट हो गई थी। बिल्कुल। तो डीरेगुलेशन के बाद सबसे फायदा ये हुआ कि तकरीबन 80 मेडिसिन जो कि बहुत इंपॉर्टेंट थी, जो मार्केट में मिल नहीं रही थी या स्मगल मिल रही थी या जाली मिल रही थी, वो इंडस्ट्री ने बनाना शुरू कर दी। और दूसरा फायदा ये हुआ है कि इसकी एक्सेस ऑफ मेडिसिन के साथ साथ अब इंडस्ट्री जो है वो इस काबिल हुई है कि वो इन्वेस्ट करी एक्सपोर्ट पे। और डीरेगुलेशन का जो एक सबसे बड़ा बेनिफिट हुआ कि 34% आपकी एक्सपोर्ट बढ़ी है।
तो ये तो बहुत ही ऐसा फैसला तक ये कि कीमतें कितनी बड़ी हैं। एक्सपोर्ट्स डीरेगुलेशन के बाद जो 2 साल एक्सपोर्ट्स जो तक बढ़ी हैं, जाहिर है कि आपका मेजर जो है वो एक्सपोर्ट का चंक अफगानिस्तान के लिए था, वहां से ट्रेड इस वक्त पाकिस्तान की बिल्कुल बंद है। उसके बहुत सारी रीजन है, लेकिन क्या इस वक्त एक्सपोर्ट्स के पोजीशन है फार्मा में? मैं बिल्कुल एक्सपोर्ट पे भी बात करता हूँ। क्विकली मैं ये कहूँगा कि ये जो डीरेगुलेशन के बाद रैप ने भी प्राइम मिनिस्टर के कहने पे सर्वे करवाया, जो 2 साल में जो डीरेगुलेशन के बाद जो प्राइस में जो इजाफा है वो एवरेज जो है वो 13.5-14% है, जो कि नॉर्मल भी होता था। तो मार्केट फोर्सेस हैव स्टार्टेड प्लेइंग इट्स रोल। ठीक तो अब ये है मेडिसिन की प्राइस नहीं सर, बढ़ेगी। अब जहाँ तक वेरी क्विकली ऑन एक्सपोर्ट्स, वेरी क्विकली। जी जी, एक्सपोर्ट पे ये है कि जी हमने हमारी जो इस वक्त एक्सपोर्ट है 500 मिलियन यूएस डॉलर की है, जो 34% प्राइस इंक्रीज आई इसमें। लेकिन आप ये बिल्कुल सही कह रहे हैं कि ये जो अचानक अफगानिस्तान का बॉर्डर बंद हुआ है, उससे हमारी 200 मिलियन यूएस डॉलर की एक्सपोर्ट जो है वो स्टैंड स्टिल पे चली गई है। तो विच मीन्स के जो कि 40% है हमारी टोटल एक्सपोर्ट का। तो ये तो एक इसको हमने SIFC पे गवर्नमेंट से जहाँ जहाँ भी रेलेवेंट मिनिस्ट्रीज है वहाँ जाके हमने बात की है, SAFC में भी बात की है कि UNO का चार्टर ये है कि अगर जंगें हों या हालात ख़राब हों बिटवीन कंट्रीज़, तो जो मेडिसिन है इंसानी जान की पॉइंट ऑफ व्यू से UNO का चार्टर भी ये है कि उसमें मेडिसिन की सप्लाई चेन इफेक्ट नहीं होनी चाहिए। ये हमने बात की लेकिन है। सर बात फिर वही है ना, क्योंकि उसमें सियासी पहलू, और सबसे पहले जो लॉ एंड ऑर्डर के हवाले से जिस तरीके से वहां से इंपोर्ट हो रही है दहशतगर्दी पाकिस्तान में, इंसर्जेंसी, वो सबसे पहली चीज है हुकूमत का इस वक्त जो मौक़िफ़ बिल्कुल है। सही है। उस पे हम गवर्नमेंट के साथ हैं, लेकिन इसका कोई हल निकलना चाहिए कि ठीक। क्योंकि देखें जब इंडिया और पाकिस्तान के हालात खराब हुए थे तो हमारा रॉ मटेरियल उस वक्त 60% वहां से इंपोर्ट होता था, तो वो इंपोर्ट नहीं रुकी थी। तो इसी तरह कोई ऐसी सूरत हाल दोनों गवर्नमेंट को देखनी चाहिए ठीक है। कि चूंकि ये दवाइयों का इंसानी जान का मामला है, तो इसमें ये ज़रूर देखना चाहिए। ये तो आपकी इस बात पे कि ये जो एक्सपोर्ट पे ग्रोथ आई थी, अनफॉर्चुनेटली अफगानिस्तान जो कि 40% हमारा कंट्रीब्यूट करता है एक्सपोर्ट में, वो बंद होने से इस वक्त इंडस्ट्री जो है वो प्रॉब्लम फेस कर रही है। और ये पॉसिबल नहीं है कि ओवरनाइट जो है ये 40% एक्सपोर्ट कहीं हम दूसरे मुल्क में ले जाएं या कहीं और से ले आएँ, क्योंकि रेगुलेटरी सिस्टम और रेगुलेटरी अप्रूवल जो है वो 3 से 4 साल लगते हैं अगर आप किसी नई कंट्री में भी जाते हैं। ठीक है, तो ये इशू अपनी जगह है। चलें सर, इंशाल्लाह फिर आपसे तफसीलन मुलाकात होगी, और ज़ाहिर है कि बहुत सारे इश्यूज हैं जो हम डिस्कस करेंगे। इस वक्त आपका शुक्रिया अदा करना चाहूँगा तक़ीरुल हक़, जो कि साबिक़ चेयरमैन है PPMA के, इस वक्त हमारे साथ मौजूद थे। थैंक यू नाज़रीन, आज के प्रोग्राम से इतना ही। इंशाल्लाह आपसे फिर मुलाकात होगी। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।